हेलो स्टूडेंट्स। बेसिकली दो वीडियो आपका कवर हो चुका है अपना इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का। ये तीसरा वीडियो है एंड इस तीसरे वीडियो का टॉपिक आप यहाँ पर समझ ही पा रहे होंगे। आज हम लोग रेस्पिरेशन वाला टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जितना टाइम डाइजेशन कवर करने में लगा उससे आधे से आधे टाइम में हम ट्राई करेंगे रेस्पिरेशन को कवर अप करें, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ों को आपको समझाए दिए हैं। ये हम टारगेट रखते हैं 10 मिनट में आपको समझाने का रेस्पिरेशन वाला। अगर आप चाहते हो कि नहीं डाइजेशन की तरह इसको भी लेंथी में समझाए तो वो भी बताइएगा, हम इसका भी एक लेंथी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो रेस्पिरेशन में अगर आप आते हो, पहले देखिए पढ़ना क्या क्या है रेस्पिरेशन के अंदर आपको एनसीईआरटी में। ओके, सबसे पहले आपको पढ़ना है आयरोबिक और अनायरोबिक में रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, आयरोबिक रेस्पिरेशन, अनायरोबिक रेस्पिरेशन। एक एक डिफरेंस बस बताते हैं। आयरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप ब्रीथिंग लेते हो वो आयरोबिक होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, एनिमल, प्लांट्स, है ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अपने फूड को ब्रेक डाउन करता है। फूड को देखो हम कहाँ रेस्पिरेशन से कहाँ डाइजेशन में आ गए। ओके, तो ये समझिए, जब अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड को ब्रेक डाउन करता है, याद कीजिए पिछले वाले वीडियो में हम आपको एंड किए थे कि कुछ भी खाइए वो ग्लूकोज बन के ख़त्म होता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विली के अंदर। लेकिन वो ग्लूकोज जो होता है वो टूटने का अलग अलग तरीका हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट सकता है, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी में टूट सकता है। जैसे कि प्लांट एंड एनिमल में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही फूड ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ह्यूमन बॉडी में खाना जो है टूटता है, ग्लूकोज जो टूटता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी आप यूज़ करते हो, H2O आपके वाटर में, बॉडी में वाटर प्रोवाइड करता है, और CO2 जो वेस्ट मटेरियल होता है ये आप फिर से रिलीज आउट कर देते हो। मतलब ज़रा सोचो, हम याद है पहले वीडियो में आपको इस क्लास 10 वाली न्यूज़ सेक्शन में जो फर्स्ट वीडियो आया था उसमें आपको एक फॉर्मूला बताए थे, N=D+R। D+R मतलब डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन जब एक साथ होगा तभी आपको बॉडी में न्यूट्रिशन मिलेगा। उसके नीचे हमने एक और वर्ड लिखा था, न्यूट्रिशन का मतलब एनर्जी, डाइजेशन का मतलब फूड मतलब ग्लूकोज, और रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग O2 एंड CO2, है ना। तब आपको ये समझना है, देखिए जो भी आप ग्लूकोज खाना लेते हो वो हमेशा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, C6H12O6 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे ये खाना आपके, पहले याद करो, हार्ट में पहुंचेगा, आपका ब्लड है ना, प्योर ब्लड बनने के लिए हार्ट में आएगा, ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स होगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा आपका प्योर ब्लड। और ब्लड में क्या है? फूड है ना। कहाँ से आया फूड? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आया था, तो फूड भी आया है और लंग से आपका ऑक्सीजन भी आया है। ये दोनों मिलके हार्ट में पहुंचेंगे। कौन कौन? फूड एंड ऑक्सीजन रीच द हार्ट, है ना, थ्रू द ब्लड्स। एंड वो ब्लड क्या होता है? प्यूरिफाई होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या तो हाइमोग्लोबिन या तो ऑक्सी हाइमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हाइमोग्लोबिन मतलब प्योर ब्लड जो है आर्टरीज के रास्ते, आर्टरीज से रास्ते कहाँ की ओर आप पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा। 3 ब्लड वेसल होता है, मैंने आपको बताया था। वेन्स वो होता है जो गंदा खून दिल की ओर लेके आए, आर्टरीज वो होता है जो दिल से अच्छा खून लेके जाए, और कैपिलरीज वो होता है जहाँ पर CO2 और O2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। इसी तरह हम आपको ट्रांसपोर्टेशन में कुछ समझाते चल रहे हैं। तो यहाँ समझिएगा, जो आपका फूड जो बनता है, हार्ट में जो ब्लड आया ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। पूरी बॉडी में है क्या? ऑर्गन्स है ना। और ऑर्गन्स क्या चीज़ से बनता है? टिश्यू से बनता है। मतलब आपका ये कार्बन या ये फूड ये जा कहाँ रहा है? ब्लड जा कहाँ रहा है? टिश्यू में जा रहा है। टिश्यू क्या चीज़ से बनता है? सेल में। मतलब ये फूड आपका कहाँ जा रहा है? ये आपका ब्लड कहाँ जा रहा है? सेल में जा रहा है। सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। तो ये खाना और फिर से टूटेगा। ऐसा नहीं कि केवल माउथ में टूटा, स्टमक में टूटा, और भी टूटेगा। कहाँ पर? या याद करो, विली ने तोड़ा, विली ने भी तो तोड़ा था ना, एब्जॉर्प्शन किया था। उसके बाद ये जब सेल में पहुंचेगा, साइटोप्लाज्मा में जब एंटर करेगा, तो ये ग्लूकोज टूट कर क्या बन जाएगा? 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को आप कहते हो पायरूवेट, कहते हैं पायरूवेट। ओके, और फिर से ये खाना और टूटेगा अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर टूटता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडीज में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, एनिमल और प्लांट, ओके बस ये, सो एनिमल्स और ह्यूमंस में। तो ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ये इसका प्रोडक्ट कहलाता है। हम बार बार समझाए, राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये एग्जाम में आपसे पहली बात तो जिस तरह डाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पाथवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये ना है तो हम पढ़ाना छोड़ दे, तो इतना कंफर्म गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, याद करो, साइटोप्लाज्मा में के अंदर सेल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये तीनों चीज़ बनता है। और यहीं पर एक वर्ड आप देख पा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। और एनर्जी कौन बनाता है? ATP बनाता है। ये आपके NCERT
में लिखा हुआ है कि एटीपी द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। और ये कैसे बनता है, तो एडीपी प्लस पी, सब आपके बुक में एक बार आप देखिए। ओके, तो ये होता है इन ह्यूमन बॉडी में। लेकिन कभी कभी एक ह्यूमन बॉडी में बागा लगता है, दैट इज कॉल्ड द मसल्स क्रैम्प कहा जाता है, क्रैम्प्स। ओके, क्रैम्प्स एक वर्ड लिखते हैं, मसल क्रैम्प्स। तो ये जो झंझन आपको जो फील होता है कभी कभी, ये रीज़न क्या होता है, बिकॉज वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की कमी है लेकिन कम है, तो उस टाइम में उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये प्रोडक्ट आपको याद रखना है कि जब मसल सेल्स में होता है, जब क्रैम्प्स लगता है, तो रीज़न उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। और फिर जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन ना हो, किसमें, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी प्रोडक्ट के रूप में बनता है। लेकिन अब एक और चीज़ जो यहाँ पर नहीं दिया गया, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया, हाँ एक वर्ड दिया और एक नहीं दिया गया, जैसे कि जब पाइरूवेट जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये टूटता है, तो इस प्रोसेस को कहते क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जिसका नाम है फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन कहलाता है द प्रोसेस बाय विच pyruvate or 3 carbon molecule is broke down into 2 carbon molecules in yeast in the absence of oxygen। कैसे भी अपना लाइन बना लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। लेकिन जब ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है इन साइटोप्लाज्मा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो हम अपने मन से बता देते हैं, ज़रा लिख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, द प्रोसेस बाय विच द 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स गेट ब्रोकन down into 3 carbon molecules in the cytoplasma, it is known as glycolysis। and this ग्लाइकोलाइसिस जो है फिर अगेन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल से 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में इन द ईस्ट, इसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। तो ये 2 टर्म्स है, जिसमें से आपको एक टर्म पढ़ना और एक टर्म नहीं पढ़ना है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। ओके, तो ये था पहला टॉपिक रेस्पिरेशन में जो हम आपको बताना चाहते थे। एक और बता दिए, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी पढ़ लीजिएगा। एक और नेक्स्ट सुनिए, और चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट से आते हैं ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में अगर आप पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, रट्टा मार के पढ़ लीजिएगा। ओके, आफ्टर दिस थिंग यू हैव टू लर्न अबाउट द एल्वियोली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी में, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली कहा जाता है। ओके, लिख देते हैं यहाँ पर वो टर्म, सुनिएगा, एल्वियोली। ये होता क्या है, तो पहले समझिए, जब भी आप नोस है ना, नाक से सांस लेते हो, नोस से लेते हो, फिर जाता कहाँ है, नोस्ट्रिल कहते हो, 2 गड्ढे होते हैं, नोस्ट्रिल कहते हैं इस गड्ढों को। और फिर यहाँ से कहाँ जाता है, नासल पासेज कहलाता है, मतलब अंदर जो नाक के अंदर जो रास्ता होगा, उस रास्ते को कहते हैं नासल पासेज। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ये लैरिंग्स आई गेस, है ना, ऐसे हम गड़बड़ा तो नहीं रहे, भूल रहे, लैरिंग्स, देन फेरेंस, जिसको आप लोग इसके बाद होता है, इसके बाद फेरेंस, विंड पाइप, जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया। अगर गड़बड़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नोट्स हम आपको डाल देंगे, उस नोट में देख लीजिएगा, ये सब लिखा हुआ है, बना हुआ है। ओके, एंड ट्रैकिया के बाद फाइनली कहाँ जाता है, आपके ब्रोंकाई कहलाता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्योलस, मतलब ये जो होता है ना, जो आपके बॉडी में ये वाला जो पार्ट होता है, ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पर आपका जो पाइप आता है, फिर यहाँ पर लंग्स की ओर जो जाता है, ये वाला लंग्स की ओर, तो हम आपको ये वाला बता रहे हैं। ओके, तो ये जो पाइप आता है, इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं ब्रोंकाई। फिर यहाँ से जो 2 मेन पाइप जाता है, 2 मेन पाइप, ब्रोंकाई हो गया, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। इसके बाद बहुत सारा पाइप इस तरह जाता है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्योलस कहा जाता है, ब्रोंक्योलस। देखिए इस तरह बहुत सारे होते हैं, लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर है ये, समझ लीजिए। तो इसको हम लोग ब्रोंक्योलस कहते हैं, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्योलस, एंड फाइनली जो है हर ब्रोंक्योलस के एंड में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। देखिए ये रहा बैलून लाइक, डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना लीजिए ना, इसको बैलून लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, और इसी को हम लोग एल्वियोली कहते हैं। और एक्चुअली में यहीं पर होता है क्या, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर आपसे कहता है द मदरबोर्ड, है ना, याद कीजिए बचपन में आप पढ़ते थे, CPU इज नॉन एज द मदर ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए तो, अगर हम CPU के अंदर से मेन उसका पार्ट्स निकाल देंगे और केवल वो बक्सा छोड़ देंगे, तो क्या उसको कैबिनेट कहेंगे, बक्सा को, है ना, तो क्या वो ब्रेन कहलाएगा, नहीं। एक्चुअली में ब्रेन क्या कहलाता है, उसके अंदर जो चीज़ है वो ब्रेन कहलाता है। जैसे कि मदरबोर्ड, CPU के अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड होता
होता है। उसी तरह यहाँ पर समझिए, बचपन से हम लोग को पढ़ाया जाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है या रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग जो होता है कहाँ पर होता है, लंग्स में। लेकिन लंग्स में ऐसा क्या है ब्रीथिंग जो करता है, तो आंसर याद रखिएगा, उसके अंदर क्या होता है, एल्वियोली होता है, और यही करता है एक्चुअली में क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। CO2 O2 जो एक्सचेंज होता है कहाँ पर होता है, एल्वियोली के पास। अब एक इंटरेस्टिंग आंसर सुनिएगा, याद करो जब डाइजेशन पढ़े थे आपको एक चीज़ हम बताए थे कि कुछ भी आप खाना खाइए ग्लूकोज बनता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर, विली के पास। विली एब्जॉर्ब करता है, ब्लड वेसल्स को देता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह वहाँ भी ब्लड वेसल पहुँचाता है ना, मतलब चाहे आप मीठा कहीं भी रहिए, आपको हर जगह बस सर्विस या ऑटो सर्विस, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपके पास क्या था, ब्लड वेसल वहाँ पहुँचा था। उसी तरह जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो यहाँ पर होता है एल्वियोली में, तो कौन करवाएगा, ब्लड वेसल्स करवाएंगे। तो यहाँ भी कौन आके बैठा रहता है, ब्लड वेसल्स आके बैठा रहता है। तो इस हिसाब से आपने एक चीज़ समझा, चाहे डाइजेशन पढ़ो, चाहे रेस्पिरेशन पढ़ो, चाहे एल्वियोली के बारे में पढ़ो, चाहे विली के बारे में पढ़ो, दोनों के पास कौन आके वहाँ पर है, उनके पास, दैट इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स, है ना। तो ये क्लियर हो गया, ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, सोचो, यहाँ लंग्स, ये समझिएगा, लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाएगा, हार्ट की ओर। कौन लेके जा रहा है, आपका ये ब्लड, है ना। और उसी तरह सोचिए विल्ली से, और लंग्स में भी कौन था, एल्वियोली से, एल्वियोली से लेके जा रहा है, याद रखिएगा, O2 को। और विल्ली जो कि कहाँ है, स्टोमक में, स्टोमक के अंदर, सॉरी, अरे क्या है, रात को ये बनाने में यही होता है, दिमाग हिल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर विल्ली होता है, और विल्ली से क्या जाता है, ग्लूकोज जो कि फूड होता है ना। फूड कहाँ की ओर जाता है, हार्ट की ओर, लेकिन किसके रास्ते, ब्लड के रास्ते। मतलब कितना कॉमन आंसर मैच कर रहे हैं, ब्लड ब्लड, हार्ट हार्ट, O2, बट O2 की जगह यहाँ ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज को तो फूड कहते हैं। और फूड मतलब क्या है, मेरा फॉर्मूला की ओर आइए ना, मेरा फॉर्मूला याद है आपको, इसको मिटा रहे हैं, ज़रा देखिएगा, मेरा फॉर्मूला क्या था, हम जो आपको पढ़ाए थे। जैसे कि एक होता है ग्लूकोज जिसको हम लोग फूड कहते हैं, है ना, और एक होता है अपना ऑक्सीजन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर कहते हैं, मान के चलिए। और ये दोनों मिक्स होता है तब आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और ये होता कहाँ है, ये कंप्लीट प्रोसेस एंड कहाँ होता है, तो सोचिए, जो भी बताए थे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में पढ़ाए थे, ये कंप्लीट एंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और उसमें भी कौन, तो ATP करता है, और इसी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो सोच रहे कितना स्पीड प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी में, कितने सारे मिलियंस ऑफ सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल है, सारे सेल में एनर्जी पहुंचना, मतलब ये सब पहुंचना, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करना, और पूरे बॉडी में एनर्जी देना, मतलब कितना ज़्यादा सुपर स्पीड में ये काम होता है। इतना तो कोई वाईफाई नेटवर्क कभी धरती पर पकड़ ही नहीं सकता, इतना स्पीड। ओके, तो यही था आपको जो हम समझाना चाहते थे। ये है किसके अंदर, एल्वियोली के अंदर। तो आपकी NCERT में अगर आप जाओगे, एक बहुत ज़्यादा, एक आधा पेज के आसपास आपको एल्वियोली के बारे में पढ़ना है, तो वो ज़रा पढ़ लीजिएगा। उसमें बस कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखना सीख जाएगा। जैसे अगर अभी आप हमसे पूछोगे एल्वियोली के बारे में कुछ बताइए, तो हम क्या क्या बताएंगे। पहला तो ये बता देंगे कि एल्वियोली इज़ द most important part in the lungs, the complete digestion of what, complete digestion थोड़ी हम कहाँ जा रहे हैं, the complete exchange of gases take place in the alveoli, the structure of alveoli is balloon like structure। तो balloon like structure होता है, बता दोगे। और क्या है The alveoli have millions of blood vessels, they have thousands of blood vessels, आप ये भी कह सकते हो। एंड फाइनली it helps in the breathing, है ना, ब्रीथिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये सब लिख दो ना, और बाकी पढ़ लो क्या क्या लिखा गया। ओके, तो आपको तो देखो क्या क्या पढ़ना है, एक बार सुनो। रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में यहाँ पे जल्दी एंड अप करते हैं। रेस्पिरेशन अगर आप पढ़ते हो, सबसे पहला काम आपको पढ़ना है इसमें, वो है आपका वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का पाथवे, है ना। पाथवे जो भी बताए थे, फिगर लिखे हुए थे, हम भूल गए, यहाँ पर क्या लिखे थे, फिगर कुछ लिखे थे, भूल गए। तो वो अभी जो बनाए थे वो फिगर पढ़ लीजिएगा। एक अभी जो बताया एल्वियोली के बारे में पढ़ लीजिएगा, एल्वियोली, ओके, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तीसरा, इसके बाद आपको जो बोले थे आयरोबिक एंड अनायरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, आयरोबिक एंड अनायरोबिक रेस्पिरेशन, ये पढ़ लीजिएगा। देन फोर्थ चीज़ इसमें जो आपको पढ़ना है, जो बोलने वाले, दैट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग, ये पढ़ लीजिएगा। ओके,
देखिए ब्रीथिंग में क्या पढ़ना है अगर आप पूछेंगे तो इसमें 2 नाम पढ़ना होता है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, है ना। इनहेल कब होता है और एक्सहेलेशन कब होता है, इन दोनों का डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है। अगेन अपने नोट में हम ये डाल देंगे टेलीग्राम वाले लिंक में, तो जाके वो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हम ये बार-बार इसलिए बोलते हैं क्या पता कोई नया बच्चा ये वीडियो देखने आए तो उसको भी ये बात पता चल जाए। ओके, तो सारा नोट्स हम लोग टेलीग्राम पर डालते रहते हैं, पढ़ लीजिएगा। तो ये इतने कम से कम पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, लेकिन द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम रेस्पिरेशन, लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, याद कीजिए जब आपको हम डाइजेशन पढ़ाए थे तो एक बात बोले थे, वहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे, जैसे कि खाना खाते वक्त मुंह में से पानी क्यों आता है, हम आपको ये बोले थे। या कार्निवोरस का खाना पचने में कम टाइम लगता है जबकि हेर्बीवोरस को ज़्यादा टाइम लगता है, रीज़न सेलुलोस बता के हम बताए थे। 2 सवाल इधर भी उस तरह 2 सवाल है, किसके अंदर, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर। ओके, डाइजेशन के अंदर नहीं, रेस्पिरेशन के अंदर। वो 2 सवाल कौन कौन सा सुनिएगा। सबसे पहला, रात के समय कोई लार्ज ट्रे के नीचे सोना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न आपसे पूछा जाएगा। वाई इट इज़ सेड दैट कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स इट इज़ नॉट अलाउड टू क्या स्लीप अंडर द ट्री, इट इज़ नॉट गुड टू स्लीप अंडर द ट्री। रीज़न बताओ ना क्यों, क्योंकि देखो दिन में प्लांट तो O2 रिलीज़ करता है, बट रात के टाइम वो क्या रिलीज़ करता है, CO2। और ये CO2 अगर आप ज़्यादा इनहेल करोगे तो क्या होगा, शरीर में ऑलरेडी CO2 भरा पड़ा है, आप और CO2 ले लोगे और आप मर जाओगे, कॉमन सी बात है। तो इसलिए तो आंसर इज ड्यूरिंग नाइट टाइम द प्लांट्स और द ट्रीज रिलीज मेनी काइंड्स ऑफ केमिकल वेस्ट सच एज CO2, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस, एंड दिस गैसेस आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी और द ऑर्गेनिज्म, और वो डाई मर सकता है, ये आप लिख दीजिएगा। तो ये पहला सवाल कि रात को नाइट को क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका रीज़न ट्री के अंडर, ये बता दिए। दूसरा सवाल देखो, जो हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, वी आर ह्यूमन्स, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ज़मीन पर रहने वाले जो चीज़ होते हैं उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, टेरेस्ट्रियल, है ना, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़। तो हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन एयर से लेते हैं, एयर, है ना, एयर जो एटमॉस्फेयर में है। बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि पानी में रहते हैं, ये सांस कहाँ से लेते हैं, तो क्या ये भी बाहर आके टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर से लेंगे, आंसर है नो। ये कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द वाटर, है ना। वाटर जो होता है उसको हम लोग H2O कहते हैं, और इस H2O में से 2 जो कि वाटर में से ऑक्सीजन को जो डिजॉल्व रहता है उसको वो सेपरेट करता है, निकालता है, और इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपना ब्रीथिंग रेट को फास्टर करना पड़ता है। मतलब सवाल ये नहीं कि पूछेगा कि टेरेस्ट्रियल कहाँ से सांस लेता है, एक्वेटिक कहाँ से सांस लेता है, ये तो बचकाना सवाल है, ये पूछेगा भी नहीं। जैसे कि फिर भी आपको बता दिए, टेरेस्ट्रियल सांस लेता है एटमॉस्फेयर से, और एक्वेटिक सांस लेता है फ्रॉम द डिजॉल्व्ड वाटर से। बट पूछेगा आपसे क्या, दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा, द रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है फास्टर होता है किसके अंदर, प्लांट्स, सॉरी, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स व्हेन कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल। वाई, तो बताओ ना, क्योंकि इनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, इनको डिजॉल्व्ड वाटर में से पहले ऑक्सीजन सेपरेट करना होता है, देन उसको अपने डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे कि गिल्स जो होता है मछलियों में, है ना, ये वाला जो होता है ना स्ट्रक्चर, कहाँ बनाए, यहाँ बना देते हैं, मान लो ये मछली है तो ये जो उनके गिल्स होते हैं, ये वाले, ये पूछ हो गया मान लो, तो ये जो गिल्स होता है इसके रास्ते वो सांस लेते हैं, तो इनमें थोड़ा पता ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, इसीलिए इनको रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है इनमें हायर होता है व्हेन कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ भी 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता दिए, वहाँ भी 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चन बताए थे, और एक एल्वेली बता दिए, ब्रीथिंग बता दिए, पाथवे बता दिए, और बस एरोबिक एनारोबिक बता दिए, और इस तरह आपका रेस्पिरेशन भी यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ अगर छूट जाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, जो जो छूटेगा हम बाद में कवर कर लेंगे। जैसे कि जब डाइजेशन पढ़ाए थे उसमें टॉपिक आता है डेंटल कैरीज नाम का। ओके, एक बॉक्स के अंदर लिखा होगा वही टूथ डीके के बारे में, दांत सड़ता है, दांत खराब होता है, बस ऐसे ही। और अगर आप वही एस चंद्र वाली किताब से, चंद्रा जी वाली किताब से पढ़ोगे तो उसमें और लेंथी में दिया गया है। क्या लेंथी में दिया गया है, देखो हम बार बार कहते हैं हमको आता है, हम बस पढ़ाते नहीं उतना ज़्यादा, मतलब आता है, ये नहीं कह रहे कि हमको सब आता है, मैं भी नहीं कह रहे। क्या है ICPMM, ये कभी आपने सुना होगा, 2 1 2 3 पढ़े हो क्या ये कभी, 2 1 2 3,
देखो टीथ का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। टीथ होते हैं अलग अलग साइड के। मान लो किसी का अगर ये माउथ है, माउथ के बीच में यहाँ पर आधा ये पार्ट, ये आधा पार्ट, ये लोअर जो, ये लोअर जो, तो अपर जो होता है, लोअर जो होता है। इस साइड का फॉर्मूला है 2 1 2 3। इधर भी होता है 2 1 2 3, यहाँ भी होता है 2 1 2 3, यहाँ भी होता है 2 1 2 3। कभी कभी लगता है हम ही मेडिकल कर लें। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप ज़रा जोड़ के देखिए ना, नंबर ऑफ टोटल टीथ कितना है। अगर एक साइड अगर आप जोड़ोगे 2 1 2 3 मतलब 2 4 2 4 4 कितना होता है 8, यहाँ 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए। टोटल करो 8 × 4 32 टीथ। तो इस तरह एक नॉर्मल एडल्ट होने के बाद एक ह्यूमन बॉडी में कितने टीथ होते हैं, टूथ होते हैं। डिफरेंस सुन लीजिए। सिंगल का जब बात किए तो उसको टूथ कहते हैं, जब सबको एक साथ बोले तो उसको टीथ बोलते हैं। ये भी हम अपने पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे कि टूथ और टीथ में डिफरेंस क्या आता है। ओके, तो इस तरह 32 टीथ होते हैं। और इसका ख़राब होने वाला एक टॉपिक आता है डेंटल कैरीज। से एक बार रीड कर लो, उतना इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। ओके, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में इसका क्वेश्चन देखे हैं, प्रीवियस नहीं सैम्पल में क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है। जो जो छूट रहा होगा सबको लास्ट में एक साथ कवर कर लेंगे। रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में भी अगर कुछ छूटा हो तो आप हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या तो कहीं भी आके बता दीजिए, है ना। तो इस तरह रेस्पिरेशन भी कंप्लीट। क्लास 10th लाइफ प्रोसेस हम लोग कवर कर रहे थे। न्यूट्रिशन कंप्लीट, डाइजेशन कंप्लीट, रेस्पिरेशन कंप्लीट। अब 2 टॉपिक और है, एक है ट्रांसपोर्टेशन और एक है आपका एक्सक्रीशन। आने वाले टाइम में उसको भी कवर करेंगे, ऐसा हम जल्दी उम्मीद करते हैं। और कुछ नहीं, सपोर्ट करो, है ना। इससे ज़्यादा हम क्या ही बोले, सपोर्ट करो, बस ख़त्म। थैंक यू। अब क्या करोगे, जाओ जाके सो जाओ, पढ़ो, खाओ, पियो, जो भी है। एंड फाइनली अगेन हमको ये आदत सा हो गया है हमेशा आपको टाइम दिखाने का। बारिश भी हो रहा है, रात के समय है। एंड फाइनली 1 बजे तक आपका ये वीडियो बना चुके हैं। अब इसको एडिटिंग करेंगे, कल के लिए अपलोड के लिए इसको तैयार करेंगे। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, है ना। चलिए, थैंक यू। बस कीजिए, बहुत बार हम थैंक यू वरना बोलते रह जाएंगे, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे इसकी ज़रूरत है बोलने की, बट I don't know why I'm saying this again and again, थैंक यू। बस करें, है ना। तो बस करते हैं और कुछ नहीं।